मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। और आपको आपका पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया निकले, ये मेरी आप भगवान से प्रार्थना है कि आपका बहुत अच्छा दिन निकले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट्स आवर फर्स्ट लेसन पार्ट 2। ठीक है, अब हम अपना जो फर्स्ट लेसन पॉलिटिकल साइंस का है, इसका पार्ट 1 हमने पावर शेयरिंग जो लेसन था हमारा, उसके फर्स्ट पार्ट का बहुत सारी चीजें हमने समझ ली थी कि पावर शेयरिंग किस किस रूप में हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, वो सब हमने समझ लिया था। मतलब कि हम पॉलिटिकल साइंस में हम, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे। ओके, पोल साइंस में चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे 10th क्लास का, और उसका नाम था पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग। ओके, पावर शेयरिंग में हमने बहुत सारी चीजें समझी कि भाई पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी। देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, सत्ता की साझेदारी। मतलब पावर किस किस रूप में है, मतलब कि एज ए एग्जीक्यूटिव उसके पास पावर है, एज ए लेजिस्लेचर उसके पास, मतलब कि लीडर के रूप में, एक चीफ मिनिस्टर के रूप में, या फिर एक एमएलए के रूप में, एक एमपी के रूप में उसके पास पावर है। और इसके अलावा जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके पास पावर है। लेकिन पावर को क्या कर लिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। ओके, मतलब कि क्या कर ली गई, सत्ता को आपस में साझेदार कर लिया गया। सत्ता की साझेदारी हो गई। सत्ता की क्या हो गई, साझेदारी जानते हो ना आप लोग, सीर, आपस में एक दूसरे की जो है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए साझेदारी कर लेना, एक दूसरे के साथ मिल जाना, ताकि मिलजुल कर सारा कुछ काम किया जा सके। ये कई इसके फायदे भी, कई नुकसान भी। जैसे मैं ये कहूंगी, साझेदारी का फायदा ये है कि वर्कलोड आपस में डिवाइड हो जाता है। अब अगर सारे मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का भी काम करें, मिनिस्ट्री का भी काम करें और जुडिशरी भी संभाले, तो मुश्किल है फिर तो काम होना, फिर तो मुश्किल है, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारा काम एक आदमी कैसे करेगा। तो वर्क क्या है, स्लो हो जाता है फिर। ओके, दूसरी बात, ये तो हो गया इसके पोटेंशियल रीजन। पोटेंशियल मतलब कि एक जेन्युइन रीजन हो गया, भाई सत्ता की साझेदारी करने से फायदा होता है। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि मोरल रीजन भी है कि भाई अगर आपका कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सत्ता की यानी कि पावर की शेयरिंग जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही तानाशाही, डिक्टेटरशिप कम होगी। सीधी सी बात है, उतनी ही डिक्टेटरशिप कम होगी, क्योंकि जितने लोग ज्यादा हिस्सेदारी में आएंगे, उतनी ही फिर जो है जो अनइक्वालिटी या जो गलत चीजें हैं, अनफेयर वर्क है, वो सब नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो कल हमने देखा था कि पावर शेयरिंग किस किस तरीके से हो सकती थी। जैसे पावर शेयरिंग के बारे में हमने एग्जांपल लिया था कि पावर शेयरिंग जो है, जो गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स में हो सकती है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें पावर शेयरिंग हो सकती है। हमने पहले समझ लिया था कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में हो सकती है, मतलब कि लेजिस्लेचर के रूप में हो सकती है, एग्जीक्यूटिव के रूप में हो सकती है। ओके, और थर्ड नंबर हमने बताया था कि जुडिशरी में पावर शेयरिंग हो सकती है। इस तरह से हमने इसको समझ लिया था। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि भाई गवर्नमेंट लेवल पे भी हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं, और होती भी है, हमारे इंडिया में तो हो रही है। मतलब गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में भी हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कहूंगी, भाई एक लेवल तो हमने यूनियन गवर्नमेंट की बात की थी, भाई एक लेवल तो ये हो गया इसका। फिर उसके बाद हमने स्टेट गवर्नमेंट की बात की थी कि भी स्टेट गवर्नमेंट में भी पावर शेयरिंग कर सकते हैं। तीसरा हमने फिर पंचायती राज के बारे में बात की थी, पंचायती राज के बारे में हमने बात की थी। तो 3 लेवल हमने इसमें डिस्कशन किए थे। मतलब कि इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और पंचायती लेवल, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमने कर लिए थे। ओके, फिर हमने ये भी कहा था कि पावर शेयरिंग कुछ प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप में भी हो सकती है। मान लीजिए कोई पार्टी जो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई यूनियन गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो क्या बनेंगे, पार्टी के लोग जो रूलिंग नहीं है, फिलहाल जो रूल नहीं कर रहे हैं, जो पोजीशन में नहीं है, वो अपोजिशन पार्टी है। और जो अपोजिशन पार्टी है वो आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए प्रेशर ग्रुप है वो, क्योंकि वो गवर्नमेंट को याद दिलाते रहेंगे, भाई आपने इतने बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने कुछ नहीं किया। तो वो जो गवर्नमेंट बनी है उसके ऊपर वो प्रेशर बनाए रखते हैं ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। तो मतलब प्रेशर ग्रुप, मतलब कि प्रेशर ग्रुप
और मूवमेंट ग्रुप में साझेदारी, और मूवमेंट ग्रुप में साझेदारी हो सकती है। ठीक है, मतलब इस तरह की साझेदारी भी देखने को मिली है, बहुत जगह पर हम साझेदारी इस तरह की कर सकते हैं। जैसे मूवमेंट ग्रुप में मान लीजिए किसी की पानी की प्रॉब्लम है, किसी की और प्रॉब्लम, तो आपस में एक दूसरे से बात करके आपस में साझेदार हो जाते हैं। जैसे कहीं किसी गांव में मान लीजिए जो है ये मान लीजिए कोई नदी की कोई प्रॉब्लम है, रास्ते नहीं है ठीक से, और वो गांव के लोग गवर्नमेंट से दुखी हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। मान लीजिए किसी गांव में पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे ये कहूँ कि पानी नहीं आ रहा वहां पर, तो गांव के लोग सारे जो औरतें वगैरह अपने मटके सिर पे रख के लाके रोड के बीचों बीच फोड़ के बैठ जाएंगे, ये ले भाई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही हमारा तो, और वो बीचों बीच रोड ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। इधर का रोड ब्लॉक है, उधर का रोड ब्लॉक है, इधर उधर सारे रोड ब्लॉक हो गए, ट्रक की लाइन लगी हुई है, पूरी ट्रक और बस की लाइन लगी हुई है। अब गवर्नमेंट के लोग वहां पर आएंगे, मान लो कोई एसपी है, कोई डीएसपी, वो सब आएगा, भाई ये क्या कर रखा है, रोड बंद कर दिया आपने। फिर वो गांव के लोग कहेंगे, औरतें कहेंगे, उनके सिर पे चढ़ जाएंगी, भाई तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, तो नहीं किया, और हम तो रोड नहीं खोलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो तुम नहीं खोलेंगे। फिर वो कहेंगे अरे रुको रुको, फिर आपके एरिया का एमएलए कौन है उसको बुलाते हैं। अब वो एमएलए रूलिंग पार्टी का आदमी है, एमएलए मतलब रूलिंग पार्टी का आदमी, उसको बुला लिया, रूलिंग पार्टी का आदमी है, और वो कह रहा है कि ये सब ठीक है भाई, तुम रोड खोल दो, ये वो। वहीं 2-4 आदमी और आ जाएंगे अपोजिशन के आदमी, भाई तुमने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, हुआ कुछ नहीं। अब उस मूवमेंट ग्रुप को दूसरे पार्टी के लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अब वो उस चीज को, छोटी सी बात को बढ़ाकर बहुत बड़ा कर देंगे, न्यूज चैनल को ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और छोटी सी बात को बढ़ाकर बहुत बड़ा कर देंगे। क्या कर लिया? शेयरिंग कर ली। उस अपोजिशन पार्टी की किसी लीडर ने मूवमेंट ग्रुप के साथ शेयरिंग कर ली, हो गई ना पावर की शेयरिंग। यहां पर वो शेयरिंग कर लेंगे, और उस चीज को, छोटी सी बात को फिर न्यूज चैनल पे दिखा के वो बहुत बड़ा दिखा देंगे, और आखिरी में गवर्नमेंट का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, और गवर्नमेंट उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेगी, मतलब कि लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी। देखा जाए तो ये चीज बढ़िया है। मैं तो ये कहता हूं कि गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। अब एमएलए हमारी साइड से नहीं चुना गया, मान लीजिए मैं कहूं कि भाई इधर से हरियाणा, साउथ हरियाणा से, नॉर्थ नॉर्थ से नहीं चुना गया है, ठीक है। अब उसको क्या पता कि भाई यहाँ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, उसको तो बताना पड़ेगा ना। या तो वो सीधा मान जाएगा, या फिर ये तरीका अपनाएंगे, औरतें मटके लेके पहुंच जाएंगे, फोड़ देंगे तो कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। तो ये चीज हो गई। नंबर 4, एक मैंने बताया था कि भाई एक तरह की साझेदारी और भी होती है, अगर आपको याद हो तो एक टाइप की साझेदारी होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज में और सोशल ग्रुप टाइप में, है ना। सोशल ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज में फिर जो है साझेदारी हो सकती है जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, क्लियर वोट नहीं मिलते लोकसभा में, या फिर इधर लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर क्लियर वोट नहीं मिलते, तब उस टाइम में गवर्नमेंट बनाने के लिए कोलिएशन टाइप की गवर्नमेंट साझेदारी कर ली जाती है, मतलब आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। ओके, नंबर 5 फिर हो गया सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स में साझेदारी, मैंने आपको बताया था कि कल सोशल ग्रुप के बारे में कि भाई खाप पंचायतें होती हैं इधर उधर, आप देखोगे हरियाणा में भी है, बहुत सारी पंचायतें अलग अलग टाइप की होती है, आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये सब क्या बताए थे मैंने, ये सब थे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सब थी भाई फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस तरह की फॉर्म्स हमने ये पढ़ी थी, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के ये सब फॉर्म्स थे, ठीक है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री ज्यादातर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ये सब लगभग यूज किए जाते हैं, डेमोक्रेसी में लगभग ये यूज किए जाते हैं। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, मैं सबसे एक बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं आपको मैं बीच में, कि ये जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में जो भागीदारी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, ये आइडिया सबसे पहले मोंटेस्क्यू का था। मोंटेस्क्यू जो कि फ्रांस के बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं। किनकी बात कर रहा हूं मैं? इस वाले सिस्टम की मोंटेस्क्यू की बात कर रहा हूं मैं, मोंटेस्क्यू, ठीक है, मोंटेस्क्यू की बात कर रहा हूं मैं। ये मोंटेस्क्यू वही था जो फ्रांस कंट्री का बहुत बड़ा फिलोसफर रहा है, फिलोसफर रहा है, ठीक है, फिलोसफर रहा है। ये क्या रहा है? फिलोसफर। ओके, ये फिलोसफर रहा है, बहुत बड़ा फिलोसफर रहा है, और इसने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ,
द स्पिरिट ऑफ लॉ। उस स्पिरिट ऑफ लॉ में ये तीनों चीजें बताई गई थी। अच्छा ये कब की बात है, ये मोंटेस्क्यू कब की बात ये बता रहा है, ये बता रहा था 1789 के आसपास। 1789 में तो रेवोल्यूशन हुआ, ये मान लीजिए रेवोल्यूशन के टाइम में, ये रेवोल्यूशन के टाइम में ये बहुत बड़ा थिंकर रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में ये जो है बहुत बड़ा थिंकर रहा है, एक फिलोसफर रहा है फ्रांस का, और इसी ने अपनी एक बुक में, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में इसकी एक बुक थी मोंटेस्क्यू, ठीक है, मोंटेस्क्यू की एक बुक थी, मोंटेस्क्यू की एक बुक थी जिसका नाम है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, बुक का नाम द स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ। इस बुक में ये सारी बातें लिखी गई थी। इस बुक में जो लेजिस्लेचर के बारे में सारी बातें, एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा गया था। और कमाल की बात है कि ये लोग तो बाद में फ्री हुए। 14 जुलाई को बास्तिल का जो किला तोड़ा उन्होंने, और फिर वो लोग 1791 में संविधान लिखते हैं, तब वो लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। फ्रांस के लोगों ने तो कब एक्सेप्ट किया इस सिस्टम को, इस सिस्टम को एक्सेप्ट कब किया फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया, फ्रांस ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया 1791 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। लेकिन अमेरिका वालों ने तो बहुत पहले यूज कर लिया था इसको। अमेरिका ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, अमेरिका ने सबसे पहले 4 जुलाई को 1776 में जब वो आजाद हो गए थे, तब सबसे पहले इन्होंने इस सिस्टम को, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को, गवर्नमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट किया था सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट एक्सेप्ट। ये मैं स्टार बना रहा हूं, इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि सबसे पहले इस सिस्टम को किसने एक्सेप्ट किया, अमेरिका वालों ने एक्सेप्ट किया। ये अमेरिका की वो 13 कॉलोनीज थी जो फ्रांस के कैप्चर से आजाद हो गई थी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम था, ओके। अब बात आती है केस स्टडी की। जैसे मैंने आपको कहा था भाई केस स्टडी करेंगे हम जानना चाहेंगे कि भाई कैसे चीजें बदल गई और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कैसे क्या हुआ वो सब। तो केस स्टडी नंबर 1 बेल्जियम, ठीक है, हम केस स्टडी नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये तो बात हो गई थी हमारी इसकी कि भाई ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे ये सत्ता की सांझेदारी ये लोग करते हैं, ओके। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं बेल्जियम की, ठीक है, केस स्टडी 1, केस स्टडी 1, ठीक है। अब केस स्टडी 1 की बात करें तो आपको समझ जाना चाहिए, केस स्टडी 1 में हम बेल्जियम के बारे में जानने वाले हैं। अब बेल्जियम की शेप देखोगे आप कैसे दिखती है, बेल्जियम की शेप कुछ इस तरह की है, देखो किस तरह की है बेल्जियम की शेप देखोगे आप। फ्रांस देखो, फ्रांस, मैं किसकी बात कर रहा हूं, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम की बात कर रहा हूं मैं, ओके। बेल्जियम कहां का है ये वेस्टर्न यूरोप का कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप, ये कहां का है, वेस्टर्न यूरोप, ये वेस्टर्न यूरोप का कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप का कंट्री है ये। और इसके चारों तरफ बॉर्डर किस किस के हैं, ये जो कंट्री है इसके जो चारों तरफ क्या है, नीचे की तरफ देखोगे तो इसके फ्रांस और जर्मनी पड़ते हैं, ऊपर की तरफ देखोगे तो नीदरलैंड है, और थोड़ा सा बिल्कुल साइड में नीचे की तरफ देखो तो लग्जमबर्ग है। 3-4 कंट्री से घिरा हुआ है। और आपको बता दूं बेल्जियम तब बनाया गया था जब 1815 में वाटरलू वार हुई थी, नेपोलियन को हरा दिया गया था। तो फ्रांस की सीमाएं सेट करने के लिए एक अलग ही राज्य बेल्जियम तैयार कर दिया गया था। बाद में एक कंट्री का रूप ले लेता है ये पूरी तरह से, ठीक है, बेल्जियम। अब देखो इसकी लोकेशन कहां है, कैसा दिखता है। अब देखिए आप, फ्रांस आपको दिखेगा कुछ इस ढंग से, फ्रांस आपको दिखेगा कुछ इस ढंग से, देखो इस तरीके का स्टार लाइक शेप में वो दिखेगा आपको, ये स्टार लाइक शेप में है फ्रांस, ऐसे स्टार लाइक शेप में है। ये देखिए फ्रांस के तो ये रहा, ये फ्रांस है, ओके, फ्रांस। उसके बाद में हम देखोगे तो उसके बाद जर्मनी, ये यहां से और इस तरह की शेप में जर्मनी कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, इस तरह की शेप में लगभग, ठीक है, इस तरह की शेप में आपको जर्मनी नजर आएगा, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ओके। ये हो गया फ्रांस और ये हो गया जर्मनी। इस तरह के यूरोप में आपको दोनों कंट्री नजर आएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद में अगर देखें हम ध्यान से तो उसके बाद यहां पर, ये देखिए यहां पर इस तरह की शेप में यहां ये बेल्जियम है और यहां पर एक छोटा सा कंट्री और है, ठीक है। ये देखो ये बेल्जियम है, यहाँ पे ये क्या है, ये देखो मैंने बेल्जियम को बिल्कुल यहाँ
ये देखिए इसको डार्क कर दिया है मैंने, ये देखिए बेल्जियम है यहाँ पे, ये इस जगह पर, ओके ये देखिए ये बेल्जियम हो गया, ओके इसको हम क्या कहेंगे, बेल्जियम, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम, ठीक है, ओके ये बेल्जियम बन गया। और इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे नीदरलैंड है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, नीदरलैंड है। नीदरलैंड लगभग इसकी शेप जो है लगभग ऐसे बनी हुई है, यहां ऐसे, ये नीदरलैंड है, इसको क्या कहेंगे, नीदरलैंड, नीदरलैंड, ये देखो ये नीदरलैंड है, ठीक है। और ये वाला जो छोटा सा मैंने बताया इसका नाम है लग्जमबर्ग, ये क्या है, लग्जमबर्ग, इसको कहेंगे लग्जमबर्ग, इसको कहेंगे लग्जमबर्ग, ठीक है, ये लग्जमबर्ग है, ओके। ये देखो, तो सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज को समझने से पहले एक चीज तो अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि हम किस कंट्री को कहां समझने जा रहे हैं। तो ये रहा आपका बेल्जियम, और इस कंट्री की लोकेशन जो है वेस्टर्न यूरोप में है, इसके दोनों साइड में एक तो फ्रांस है, दूसरा जर्मनी, ऊपर नीदरलैंड, और नीचे की तरफ छोटा सा एक और है लग्जमबर्ग है, ओके। ये रहा बेल्जियम। अब बेल्जियम की ये बात कब से कहां पर क्या शुरू हुई है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई है, कैसे हुई है, वो हम देख लेते हैं। अब एक चीज और समझो इसमें, बेल्जियम की कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल देखो, ये बेल्जियम है और बेल्जियम की कैपिटल कौन सी होती है, बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल, बेल्जियम कैपिटल, बेल्जियम कैपिटल कौन सी है, बेल्जियम कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है, ये ध्यान रखना, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। इसका बहुत नाम आएगा इस चीज में, बहुत बहुत बड़ा नाम आएगा इसका, बहुत हम यूज करेंगे, ठीक है। बेल्जियम की जो आबादी है, यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन है, नियर अबाउट 1 करोड़, बस 1 करोड़ की पॉपुलेशन। ये कौन सा टाइमिंग रहा है, 1950 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, कब की, 1950, इन 1950, 1950 में, 1950 में इसकी पॉपुलेशन थी, 1950 में पॉपुलेशन, ठीक है, कितनी थी, 1950 में इसकी 1 करोड़, 1 करोड़ की पॉपुलेशन रही है, 1 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इसकी रही है, ओके। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग हरियाणा का आधा ही है ये, हरियाणा की पॉपुलेशन नियर अबाउट 2 करोड़, 2 करोड़ से भी ज्यादा ही होगी, तो ये हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा भी हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जिस टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, यहां पर जिस टाइप के लोग रहते हैं वो कौन कौन से हैं, 1 करोड़ की आबादी में यहां पर कुछ डच लैंग्वेज बोलने वाले रहते हैं, डच लैंग्वेज, ठीक है, डच लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, ठीक है, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। कुछ यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकर्स हैं, मतलब कि कुछ फ्रेंच बोलते हैं, और कुछ यहाँ पर जर्मन है, कुछ यहाँ पर क्या है, जर्मन स्पीकर्स हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के लोग यहाँ पर रहते हैं, और इनकी परसेंटेज देखें लैंग्वेज वाइज, तो परसेंटेज भी अलग अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि इनकी परसेंटेज कैसे है, ओके। एक बार दोबारा समझ लो इस मैप को, उसके बाद में मैं इसके बारे में डाटा और बोर्ड को रफ करके लिखने वाला हूं, ठीक है, ओके। एक बार ध्यान से देख लो इस चीज को, कभी ऐसा ना हो कि फिर आपको लगे कि भाई मिस हो गया ये तो हमारा डाटा, हम देख नहीं पाए इसको, ठीक है, ओके। तो देखो मैं बता रहा हूं, बेल्जियम, बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, एक बार ध्यान रखना, इसके चारों तरफ नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्री है, ओके। 3-4 कंट्री है, 1 नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और फ्रांस, ये यहाँ पे लोकेशन है इसकी। इसकी पॉपुलेशन 1950 में नियर अबाउट 1 करोड़ जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ओके। यहाँ पर डच पीपल है, यहाँ पर फ्रेंच पीपल है, यहाँ पर जर्मन पीपल है, 3 टाइप के लोग, 3 टाइप की लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। अब ये रहते कहाँ, किस एरिया में रहते हैं, वो हम डिस्कशन कर लेते हैं, ओके। वहां बेटा अब इसके बारे में हम बेल्जियम के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम केस स्टडी पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, बेल्जियम केस स्टडी, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ओके। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या बताई मैंने, बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल क्या बताई मैंने, बेल्जियम की कैपिटल क्या बताई मैंने, बेल्जियम की कैपिटल मैंने ब्रुसेल्स बताई है, क्या बताई है, ब्रुसेल्स, क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स यहाँ की कैपिटल है, ओके। ये ध्यान रखना, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर कंपोजिशन किस टाइप की, पॉपुलेशन कितनी, पॉपुलेशन मैंने बताई, पॉपुलेशन मैंने बताई कितनी, नियर अबाउट 1 करोड़,
1 करोड़ के लगभग मैंने इसकी पॉपुलेशन आपको बताई है। ओके, अब बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन देखिए। एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि, ठीक है, एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि यहाँ पर किस किस टाइप के लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, वो एरिया आपको देखना है कि कौन कौन से है। नंबर 1, यहाँ पूरे कंट्री में जो रहते हैं जिनमें हम कहते हैं डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डच लैंग्वेज, ठीक है, डच लैंग्वेज स्पीकर पीपल, ठीक है, डच लैंग्वेज पीपल जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं, वो नियर अबाउट उनकी पॉपुलेशन 50, उनकी नियर अबाउट 59% है। वो टोटल कितने हैं? 59% मेजोरिटी में, ठीक है, 59% है और वो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा वही है। और कौन से एरिया में रह रहे हैं? फ्लेमिश एरिया में। वहां बेल्जियम में कुछ एरिया हैं जैसे फ्लेमिश एरिया है, वालोनिया एरिया है, ये सारे एरिया हैं। और तीसरा मैंने बताया ब्रुसेल्स कैपिटल है, वालोनिया फ्रेंच। जैसे हमारे यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, गोवा, समझ रहे हो ना, हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे एरिया हैं, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, बहुत सारे हैं। तो वहां पर 2-3 एरिया बड़े फेमस है, फ्लेमिश एरिया और जो है वालोनिया एरिया और ब्रुसेल्स कैपिटल, ठीक है। तो देखिए ये लोग कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश एरिया में, फ्लेमिश एरिया ये लोग वहां पर रहते हैं। ओके, एक बात, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ज्यादा रिच नहीं है, ये पुअर पीपल है। मेजोरिटी में तो है 59%, लेकिन समस्या ये है कि मिडिल क्लास और पुअर पर्सन है ज्यादातर, मोस्टली ज्यादातर ये है, ठीक है। मोस्टली क्या है? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लास है। ओके, और जो है मर्चेंट ग्रुप है, मर्चेंट्स है कुछ, ठीक है, कुछ मर्चेंट्स है और पुअर क्लास है, और पुअर लोग भी है, पुअर क्लास भी इसमें है, ठीक है। ये देखिए पुअर क्लास है। अब दूसरा लेवल जो आता है नंबर 2, हम एक तो ये समझ चुके डच पीपल्स है, डच पीपल्स है, ओके। दूसरे आ गए फ्रेंच पीपल, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग, ठीक है, लैंग्वेज बोलने वाले लोग, ये देखिए फ्रेंच पीपल्स, ओके, फ्रेंच पीपल्स, ठीक है, ये है। अब ये पॉपुलेशन में कितने हैं? 40%। ये कितने हैं? 40%। ये पॉपुलेशन में 40% है। ओके, कौन से कंट्री की बात कर रहा हूं मैं? बेल्जियम की बात कर रहा हूं। बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं कि बेल्जियम में किस तरह के लोग रह रहे थे। ओके, 40% है पॉपुलेशन में। ओके, और ये माइनॉरिटी है, देखो तो यहाँ पे देखो, इनसे तो मेजोरिटी में नहीं है ये लोग, कंट्री के हिसाब से देखें तो ये मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है। ओके, ये माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी मतलब कि देखा जाए तो उनसे तो ये कम ही है। ओके, लेकिन इनकी क्वालिटी है कि ज्यादातर रिच पर्सन है, ज्यादातर अमीर लोग हैं। क्या है ये? रिच पर्सन है, रिच पीपल्स हैं ये सारे। ओके, और बिग बिजनेसमैन है, ठीक है, बिग मर्चेंट्स हैं, ओके, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं ये, और ज्यादातर नोबल पीपल हैं, ज्यादातर क्या है? नोबल मैन है, नोबेलिटी के लोग हैं ज्यादातर ये, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि भाई कंट्री में हमारी धाक जमी रहे, ये चाहेंगे कि कंट्री में हमारे सामने डच लोग बोल ना पाए, बस हमारी चले, जो भी होगा हमारा ही सिस्टम होगा, सब कुछ बढ़िया ढंग से हम ही करेंगे, ठीक है। तीसरी कम्युनिटी एक और थी, जर्मन स्पीकर। तीसरी कम्युनिटी और थी जर्मन स्पीकर। देखो हम यहाँ पे हम जर्मन के बारे में लिख लेते हैं, जर्मन स्पीकर, ठीक है। तीसरी कम्युनिटी हम यही लिख लेते हैं, थर्ड कम्युनिटी। ओके, कम्युनिटी 1, ठीक है, इसको कहेंगे कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 1, ये हो गई कम्युनिटी 1, ठीक है। और ये हो गई कम्युनिटी 2। ये कम्युनिटी मैंने जानबूझ के लिखा है बेटा, ये ध्यान रखना, कम्युनिटी मैंने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि बेल्जियम मॉडल जब तैयार होगा तो कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करेगा, तो आपको सीधा ही पता हो जाना चाहिए कि कम्युनिटी का मतलब यहां पर क्या है। कम्युनिटी का मतलब क्या है भाई? वो लोग जो डच लैंग्वेज बोलते हैं वो एक कम्युनिटी हो गई, और जो दूसरे फ्रेंच लोग फ्रेंच बोलते हैं वो दूसरी कम्युनिटी हो गई, और जो जर्मन लोग जो जर्मन बोलेंगे वो तीसरी कम्युनिटी हो गई। कम्युनिटी मतलब समुदाय, एक ग्रुप, एक समूह, वो हो गया, ठीक है। ओके, तो देखिए अब ये बात आती है तीसरी जर्मन कम्युनिटी की, ठीक है। ये कौन थे थर्ड नंबर पे? जर्मन पीपल, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जर्मन पीपल्स, ठीक है। जर्मन पीपल्स भी हम लिख देंगे शॉर्टकट में, ठीक है। ओके, ये देखिए जर्मन पीपल्स। ओके,
तो जर्मन पीपल थे, ये कितने हैं पॉपुलेशन वाइज, केवल और केवल 1% है, 1%, ठीक है। ये माइनॉरिटी में है, ये बहुत बड़ी लेवल पे माइनॉरिटी में है, मतलब कि देखा जाए तो सबसे कम यही है, माइनॉरिटी में है, ओके। और ये ज्यादातर जो ये जो एरिया पड़ता है, फ्रेंच का एरिया जो पड़ता है वालोनिया। अच्छा, फ्रेंच के मैंने बारे में बताया नहीं कि ये कहाँ रहते हैं, इनका एरिया तो फ्लेमिश था, इनका एरिया तो फ्लेमिश था, इनका एरिया कौन सा था, वालोनिया एरिया। कौन सा था, वालोनिया, वालोनिया। ये वालोनिया एरिया में रहने वाले लोग थे, ये देखो, ये वालोनिया एरिया में रहने वाले लोग थे, मतलब कि फ्रेंच वालोनिया और ये डच फ्लेमिश, ठीक है, ये ध्यान रखना में, ये इसमें रहते हैं। अब जर्मन जो है वो ज्यादातर फ्रेंच वाले एरिया में वालोनिया में नजर आते हैं, वो ज्यादातर क्या है, वालोनिया में नजर आते हैं, वालोनिया, वालोनिया एरिया, वो वालोनिया एरिया में ही नजर आते हैं। तो ये तो रही कंट्री की बात कि भाई कंट्री में इस तरह की इनकी पोजीशन थी, 1 करोड़ में लगभग इस तरह से थी। 1 करोड़ में अब मान लो 59% हो गए, तो लगभग 60 लाख 59 लाख के लगभग तो यही हो गए। और इसके अलावा फिर ये जो फ्रेंच है वो 40 लाख के लगभग ये हो गए, और ये 1% तो 1 लाख के लगभग ये हो गए। इस तरह से ये परसेंटेज 1 करोड़ के नियर बाई बन जाती है। ये कब की बात बता रहा हूं मैं, 1950 की बात बता रहा हूं। कितनी, नियर अबाउट 1 करोड़ कब है, 1950 के आसपास की बात हो रही है। ये 1950 के आसपास की बातें हो रही है, जो पॉपुलेशन 1 करोड़ जो मैं बता रहा हूँ, ये जो 1 करोड़ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्या है, किसके आसपास है, ओके, ठीक है, ओके। देखो अब इसके बाद में हम बात करते हैं, सॉरी, ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई क्या हुआ यहाँ पर, क्या सिस्टम हुआ, क्या ना, प्रीशा आवाज आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद बात आती है भाई क्या आगे हमें इसमें देखना, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब होता क्या है, 1950 में, 1950 में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि भाई फ्रेंच जो है वो अपने लेवल पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं वो। एक्चुअल में ब्रुसेल्स कैपिटल में ये चीजें होने लगी, कैपिटल ब्रुसेल्स में ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी। कैपिटल ब्रुसेल्स में इन्होंने अपने लेवल पे फ्रेंच लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहां का देखिए, ये तो हो गया पूरी कंट्री का। अब कैपिटल ब्रुसेल्स में एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन, ठीक है, मतलब कि कैपिटल ब्रुसेल्स में जो पोजीशन है वो कैसी है, देखिए इसमें जो पोजीशन है उसमें 80% फ्रेंच है। क्या है उसमें, 80% यहाँ पर फ्रेंच लोग रहते हैं, फ्रेंच, ठीक है। और यहाँ पर 20% के अप्रोक्सीमेट कौन है, 20% के लगभग कौन है यहाँ पर, जो है डच स्पीकर है, ओके, ये डच स्पीकर है, ठीक है, डच स्पीकर यहाँ पर रहते हैं, ये फ्रेंच स्पीकर हो गए, ठीक है, ओके। अब आप देखोगे कि अगर फ्रेंच यहाँ 80% है कैपिटल में, और वो अगर एरिया वाइज वो रिच भी है, एरिया वाइज वो रिच भी है, तो डेफिनेटली वो इसमें ब्रुसेल्स कैपिटल में अपनी यूनियन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, कैपिटल में उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, यानी कि ब्रुसेल्स में वो 80% है, तो इस चीज का फायदा उठाया गया, और फायदा उठाते ही उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना दी। अब जैसे यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनी, प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। ये बात कब की है, 1950 के आसपास, तो प्रॉब्लम बढ़ी। 1950 में इन्होंने, ठीक है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग फ्रेंच लोगों ने, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की, यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है, ओके, कंट्रोल कर लिया उन्होंने इस चीज को, और अपने अकॉर्डिंग वो चलाने लगे और अपने हिसाब से रूल बनाने लगे। अब जब अपने हिसाब से रूल बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी डच स्पीकर को, सीधी सी बात है, क्योंकि मेजोरिटी में तो वो ही है। अच्छा, इन्होंने अपने हिसाब से, फ्रेंच लोगों ने अपने हिसाब से रूल बनाने शुरू कर दिए। सारे फायदे जो है किसको हो रहे थे, सारे के सारे फायदे जो है इनको होने लगे, जिसको कहें फ्रेंच लोगों को ही होने लगे। जितने भी पॉलिसी बनती वो सब फ्रेंच लोगों को मिलती, जो भी चीजें मिलती ज्यादा फ्रेंच लोगों को फायदा होता। तो ये एक बड़ी समस्या होने वाली थी, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या होने वाली थी, ओके। तो अब होता क्या है, जब ये समस्या बड़ी होने लगी, तब उसके बाद में डच पीपल, ठीक है, डच पीपल, ठीक है, कंट्रोल बाय फ्रेंच, फ्रेंच इसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेंच कंट्रोल है। तो
डच पीपल क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, इस चीज का प्रोटेस्ट करने लगते हैं, स्ट्राइक करने लगते हैं, स्ट्राइक करने लगते हैं, हर तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। 1950 से लेकर 1960 तक पूरे कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 10 साल के दौरान ये देखा गया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो गई। डच पीपल प्रोटेस्ट करने लगे हर लेवल पे, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी सिविल वार होने वाली है, बहुत बड़ी सिविल वार होने वाली है। तो ये चीजें पॉसिबल होने की तैयारियां होने लगी। ओके, फिर इस चीज का सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई ऐसे सिविल वार नहीं होनी चाहिए, आपस में शेयरिंग करो, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, ठीक है। तो फिर ऑप्शन निकाला गया बेल्जियम मॉडल, बेल्जियम मॉडल, ठीक है। 1960 में बेल्जियम मॉडल का ऑप्शन निकाला गया, 1960 में बेल्जियम मॉडल लगा दिया गया, बेल्जियम। अब ये बेल्जियम मॉडल क्या था, ठीक है, बेल्जियम मॉडल। अब ये बेल्जियम मॉडल क्या था, इसमें ये समझाया गया कि भाई आप लोग फाइट मत कीजिए, ऐसे एक दूसरे की प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई भी अनइक्वल नहीं है, सब बराबर है यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे कि अपने अलग अलग एरिया में एक अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाओ। डिसीजन ये हुआ जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी 1950-60 के बीच में, तो 60 में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने लगे कि भाई फ्रेंच लोग वोलेनिया एरिया में इलेक्शन कराओ और वो अपने लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट अपनी बना लो, कम्युनिटी गवर्नमेंट वो तैयार कर लो। इधर जो डच पीपल है जो कि फ्लेमिश एरिया में रहते हैं, फ्रेंच जो कि वोलेनिया में रहते हैं, दोनों अपने अपने अलग अलग गवर्नमेंट बना ले, अपने अपने एरिया में अपने अलग उनके चीफ मिनिस्टर या जो भी तुम बनाना चाहो बनाओ, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना। हमारे इंडिया भी तो एक फेडरल कंट्री है, तो बेल्जियम भी अब फेडरल कंट्री बन जाएगा। अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई तो ये फेडरल कंट्री बनेगा, क्या बनेगा, फेडरल, ठीक है, फेडरल सिस्टम अपना लेगा ये, ठीक है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब लोगों की प्रॉब्लम होने लग जाए तो क्या करेंगे, वो इस तरह की चीजें बनाएंगे, फेडरल सिस्टम तैयार करेंगे वो। तो फेडरल सिस्टम तैयार हो गया, अलग अलग वालोनिया में और फ्लेमिश एरिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट तैयार कर दी गई। कहां कहां पर हुई, एक तो किसमें हुई, फ्लेमिश में, फ्लेमिश में अलग तैयार हुई, ओके। और दूसरा कौन सा था, वालोनिया, वालोनिया में अलग तैयार कर दी गई। अब ये दो कम्युनिटी गवर्नमेंट तैयार हो गई। देखो मैंने ये स्टार लगा के यहां पे बता दिया है कि बेल्जियम मॉडल में कम्युनिटी गवर्नमेंट को रखा गया था, ठीक है। लेकिन अगर कंट्री के डिफेंस की बात आए तो भाई मान लीजिए कंट्री के ऊपर कोई दूसरा कंट्री अटैक कर दे, तो वालोनिया तो अपना ही जो डिफेंस करेंगे और जो ये फ्लेमिश वाले वो अपना डिफेंस करेंगे। तो ऐसे तो यूनिटी नहीं रह पाएगी, पूरा कंट्री किसी का भी गुलाम हो सकता है, भाई यूनिटी भी तो बनाए रखनी है। तब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, ब्रुसेल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, ओके, जो अलग अलग एरिया से बराबर बराबर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। मतलब कि जो जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसमें से भी कौन कौन सी बनी, क्या क्या बनी, देखो उसमें क्या क्या बनी, फ्लेमिश गवर्नमेंट अलग बन गई, वालोनिया अलग बन गई, और जर्मन जो जर्मन स्पीकिंग एरिया थी जर्मन, उसकी अलग बन गई। 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, 3, 1 फ्रेंच, दूसरी जर्मन, तीसरी डच, तीनों की अलग अलग गवर्नमेंट बन गई, अलग अलग एरिया में बन गई, ठीक है, ओके। अब डिसाइड ये हुआ कि भाई कंट्री का डिफेंस करने की बात आए तो कुछ भी हो दिक्कत तो क्या करेंगे, तब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बराबर बराबर लीडर्स के साथ बना ली जाएगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एट ब्रुसेल्स, ठीक है। ये देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एट ब्रुसेल्स कैपिटल, ब्रुसेल्स कैपिटल, ब्रुसेल्स कैपिटल, ठीक है। ये देखिए ब्रुसेल्स कैपिटल में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, ओके। और ये गवर्नमेंट क्या रही, किन किन की रही, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, इसमें क्या कौन आएंगे, इक्वल लीडर होंगे, इक्वल लीडर, ठीक है। कौन कौन से इक्वल लीडर, फ्रेंच कम्युनिटी के इक्वल लीडर और डच कम्युनिटी के इक्वल लीडर्स, ठीक है, ठीक है, डच हो गए, डच कम्युनिटी के लीडर हो गए, और कौन हो गए, जर्मन, ये तीनों ही यहां पर इक्वल लीडर होंगे, ठीक है। और क्या बनाएंगे, ब्रुसेल्स की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर कंट्री पे कोई ऐसा अटैक हो जाता है, डिफेंस की बात आती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार रखेगी, वो पूरा डिफेंस करेगी। और इंडिया में भी ऐसा ही है, सारे स्टेट बना दिए गए हैं, सबके अपने अपने चीफ मिनिस्टर, सबके अपने गवर्नर हैं,
लेकिन जब डिफेंस की बात आती है तो यूनियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट सामने आ जाती है और वो इस चीज को आगे बढ़ के, क्योंकि बाकी अपने अपने एरिया में अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो कंट्री की डिफेंस कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसीलिए फिर ब्रुसेल्स कैपिटल में सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी गई और वो गवर्नमेंट इन तीनों के बराबर इक्वल लीडर थे उसमें, और ये डच और जर्मन और फ्रेंच यहाँ पर बना दी गई। ओके, फिर आपको बता दूं इसमें बार बार सुधार भी हुए हैं, बहुत बार सुधार हुए हैं, बहुत बार सुधार किए गए इसमें। ये मान लीजिए कि इसमें 1970 से लेकर 1993 तक, 1970 से लेकर और 1993 तक 4 बार अमेंडमेंट हुए, 4 अमेंडमेंट, ठीक है, 4 टाइम अमेंडमेंट्स हुए, 4 टाइम अमेंडमेंट हुए, 4 बार अमेंडमेंट हो गए वहां पर। मतलब कि अच्छी से अच्छी चीजें लगाने के लिए उन्होंने उस एरिया में बहुत काम किया। पूरी दुनिया बेल्जियम की इस एग्जाम्पल की जो है एक तरह से आई विटनेस है, गवाह है कि उन्होंने देखा कि बेल्जियम में किस तरह से प्रॉब्लम हुई, सिविल वार की कंडीशन बन गई, लेकिन फिर भी इन लोगों ने संभाल लिया। पूरी दुनिया आज बेल्जियम मॉडल को सराहती है और सिविल वार नहीं होने दी उन्होंने। ऐसे होता है सारा काम। जब कोई प्रॉब्लम बढ़ती है तो आपस में शेयरिंग करके चीजों को शांत कर लिया जाता है, प्रॉब्लम नहीं बढ़ती, फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और देखो बेल्जियम की प्रॉब्लम खत्म हुई। अगर ये लोग ना करते ऐसे, ठीक है, अगर ये लोग ऐसे ना करते तो ये मान के चलो कि डेफिनेटली वहां पर मारकाट होनी थी, लोग मरने थे और किसी को वहां पर बराबर राइट नहीं मिलते, बहुत बुरी हालात उनकी हो जाती। तो आई थिंक आपको बेल्जियम मॉडल समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, फास्ट रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। बेल्जियम की केस स्टडी में हमने समझा कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जिसके चारों तरफ 3-4 कंट्री है लगभग, जर्मनी और फ्रांस और जो उसके अलावा जो कौन सा लग्जमबर्ग है और ऊपर कौन सा नीदरलैंड है, ये चारों तरफ से वो घिरा हुआ है। ओके, इसकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 1 करोड़ 1950 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। ओके, दूसरी इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है। कंट्री में अलग कंपोजिशन है और कैपिटल में अलग कंपोजिशन है। कंट्री में देखा जाए तो डच स्पीकर 59% है और कहां रहते हैं? फ्लेमिश एरिया में। पुअर पीपल है, मिडिल क्लास है ज्यादातर, ठीक है, इसलिए बेचारे दबे चुपचाप से रहते हैं। ओके, उसके बाद दूसरी बात आती है फ्रेंच लैंग्वेज लोगों की। ये रहते कहां है? वोलोनिया एरिया में, वालोनिया एरिया में रहते हैं। ये थोड़े रिच पर्सन है, 40% है, 40% है, और बिग बिजनेसमैन वगैरह नोबल पीपल टाइप के लोग हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई कि फ्रेंच लोगों ने अपनी पोजीशन का स्ट्रॉन्ग फायदा उठाकर, वैसे तो जर्मन भी है यहाँ पर, वैसे तो जर्मन भी है, देखो जर्मनी कितने हैं? 1% है, वालोनिया में रहते ज्यादातर माइनॉरिटी पीपल है, ठीक है, ज्यादातर रिच है, ज्यादातर रिच है। वो ऐसे नहीं कि वो डाउन क्वालिटी के, नहीं, या तो वो मर्चेंट है या फिर रिच नोबल मैन है लगभग, ठीक है, तो उनकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब प्रॉब्लम कहां हुई? जब 1950 में फ्रेंच लोगों ने अपनी कैपिटल ब्रुसेल्स में अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर, अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाकर और अपनी रिचनेस का फायदा उठाकर, मैंने कहा था ना कि वो रिच भी हैं, तो अपनी रिचनेस का फायदा उठाकर फाइनली उन्होंने कैपिटल ब्रुसेल्स में अपनी गवर्नमेंट बना ली और जो डच कम्युनिटी के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया। अब वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करते हैं तब प्रॉब्लम बढ़ती है, और वो प्रॉब्लम लगभग 10 साल तक रही। मैंने बताया आपको कि 1950 से 60 के बीच में वो लोग प्रॉब्लम में रहे। तो जब सिविल वार की कंडीशन बनने लगी तब वहां के लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला, वहां के लीडर्स ने, बड़े बड़े जो रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि भाई इस चीज को ठीक किया जा सकता है। और ठीक करने का तरीका क्या था? 1960 में लगाया गया बेल्जियम मॉडल, और वो बेल्जियम मॉडल काम कर गया। मतलब क्या था कि अलग अलग एरिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी है हमें और उनको हैंडओवर दे देना है, उनकी गवर्नमेंट बना के हैंड ओवर कर देना है। तो फ्लेमिश, वालोनिया और जर्मन अलग अलग गवर्नमेंट बन गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई, प्रॉब्लम खत्म हो गई। और जब कैपिटल के डिफेंस की बात आई या कंट्री के डिफेंस की बात आई तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रुसेल्स कैपिटल में तैयार कर दी गई, जो कि बराबर इक्वल लीडर्स बराबर प्रोपोर्शन में थे, फ्रेंच, डच और जर्मन, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के डिफेंस करने के लिए तैयार थी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर इसमें धीरे धीरे और भी सुधार हुए और अमेंडमेंट किए गए, और वो अमेंडमेंट 4 बार दिखाई दिए यहाँ पर। 1970 से लेकर 1993 तक लगभग 4 बार उन लोगों ने अमेंडमेंट किया और बेल्जियम मॉडल में और बहुत सारे सुधार किए। पूरी दुनिया में आज बेल्जियम बहुत प्रसिद्ध है, एक रियल फेडरल कंट्री जिसको कह सकते हैं। अगर हमारे कंट्री में भी ये फेडरलिज्म है तो मेरे ख्याल से आपको समझ आता होगा कि कहीं ना कहीं बेल्जियम मॉडल
से हम पूरी तरह इन्फ्लुएंस है, या फिर ये कहें कि बेल्जियम वालों ने हमारे मॉडल को यूज किया, कैसे भी है, इंडिया भी एक फेडरल कंट्री बनता चला गया और आज पूरी तरह से फेडरल कंट्री है। ओके, तो ये हमने समझ लिया केस स्टडी 1 बेल्जियम। ओके, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मेरे ख्याल से तो जितनी बार आपको समझ नहीं आता एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।